खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, मोदी ने फिर नहीं की जरूरी मुद्दों पर बात, कोरोना पर दोहराया राग। पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव, कैप्टन बोले सरकार गिरे तो गिरे। कश्मीर टाइम्स का श्रीनगर दफ्तर सील, मीडिया का सरकारी दमन जारी। बिहार चुनाव में 30% प्रत्याशी दागी, अपराधियों ने पत्नियों को उतारा। गोवा के डिप्टी सीएम ने भेजा अश्लील वीडियो, बोले फोन हैक हो गया। तो ये थी आज की खास खबरें और अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन इसके पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि गोदी मीडिया के चाल चरित्र के बारे में हम बखूबी जानते हैं कि वो किस तरह से समाज में नफरत फैला रहा है, हिंसा फैला रहा है, लोगों को बरगला रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करें, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान करके आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा। आप उसमें से अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा संचालित सत्यहिंदी.com को आपका ये सहयोग जरूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता के उसूलों के आधार पर पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको खबरें देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों का विश्लेषण का। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर देश को संबोधित किया और एक बार फिर से पूरे देश को निराश भी किया। ये महामारी के दौरान उनका 8वां संबोधन था और उसमें एक बार फिर से उन्होंने केवल कोरोना के संबंध में जो बरती जाने वाली सावधानियां हैं उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई के मामले में हम बहुत हद तक सफल रहे हैं, लेकिन ये जो समय है इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। खास तौर से त्योहारों का मौसम है और इसमें अक्सर हमसे चूक हो जाती है, तो इसके बारे में उन्होंने सावधान किया। लेकिन ये जो सावधानी और एहतियात बरतने वाले वक्तव्य हैं उनका बहुत महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुप्पी बरते हुए हैं। वो किसी भी गंभीर विषय पर आज तक के किसी भी संबोधन में नहीं बोले हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था की दुर्गति के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने किसानों के आंदोलनों के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो चिकित्सा व्यवस्था की हालत है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने कोरोना वैक्सीन के बारे में इशारों में कहा कि जब आएगी तो पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो वो एक सांत्वना की बात हो सकती है, लेकिन जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई संदेश नहीं आया है। देश में जिस तरह से कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ी है उसके बारे में भी वो चुप रहे। जो सांप्रदायिक जहर उगला जा रहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि प्रधानमंत्री, आप अपने संबोधन में कृपया चीन के साथ जो तकरार चल रही है और चीन ने हमारे जो 1200 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर रखा है उसको वहां से निकालने की कोई तारीख जरूर बताइएगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो चीन का नाम लेने से भी कतराते हैं, इतनी बड़ी बात भला वो कैसे बोल देते। तो चीन के साथ चल रहे विवाद के मामले में भी वो खामोश रहे। तो एक तरह से देखें तो भारत की जो आंतरिक स्थिति है, सीमाओं पर स्थिति है या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, उनमें किसी भी मामले में जितने भी गंभीर मुद्दे हैं उन पर किसी भर भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अर्थव्यवस्था का मामला तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश जैसा देश हमसे आगे निकलता जा रहा है जीडीपी ग्रोथ के मामले में, तमाम चीजों के मामले में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चीन ने किस तत्परता से इस पेंडेमिक को समाप्त किया या उस पर कंट्रोल किया, और अब उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था लगभग बन चुकी है। इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि जो स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से भारत के अनुकूल नहीं है,
क्योंकि अगर चीन मजबूत हो रहा है आर्थिक रूप से तो ये एक भारत के लिए भी एक इसमें संकेत छुपा हुआ है। तो जो मुख्य चुनौतियां हैं देश के सामने, जो मुख्य समस्याएं हैं देश के सामने, उनके बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं तो आखिरकार कौन बोलेगा। अगर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं तो देश के साथ उनका संवाद कैसे स्थापित होगा। और अगर सिर्फ कोरोना के बारे में बोलना है तो वो ट्वीट करके भी बोल सकते हैं। जब बार बार वही चीजें आप रिपीट करते हैं तो उनका असर भी खो जाता है, वो उस असर करने बंद कर देती है कोई दवा। ये हालत अब प्रधानमंत्री के इन वक्तव्यों को भी हो गई है। तो आज का जो उनका संबोधन था निश्चित रूप से बहुत ही उनके चेहरे से भी दिख रहा था कि बहुत उदास स्वर में था, वो अस्वस्थ हैं ऐसा भी लग रहा था। हम नहीं जानते कि उनकी सेहत का क्या हाल है, लेकिन उनकी जिस तरह से वो संबोधित कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कोई कमजोरी भी दिख रही थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक संदेश के तौर पर लोगों के दिमाग में गई होंगी। इस त्योहार के सीजन में वो सावधान रहेंगे, लेकिन जो चीजें वो प्रधानमंत्री के श्रीमुख से सुनना चाहते थे उसको ना पाकर उनमें निराशा भी बहुत बढ़ गई होगी। तो आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अमरिंदर सरकार ने आज केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में 3 विधेयक पेश कर दिए हैं। इस तरह पंजाब पहला राज्य बन गया है जहां केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक पेश करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, मैं इस्तीफा देने से नहीं डरता, मुझे अपनी सरकार के बर्खास्त होने का डर नहीं है, लेकिन मैं किसानों को परेशान या बर्बाद नहीं होने दूंगा। सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे काफी ताज्जुब है कि आखिर भारत सरकार करना क्या चाहती है। बता दें कि पंजाब विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव में इस बात को शामिल किया गया है कि अगर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे फसल खरीदने पर मजबूर किया जाता है तो ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही अगर किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसानों पर जमीन फसल को लेकर दबाव बनाया जाता है तो भी जुर्माना और जेल का प्रस्ताव लाया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है पंजाब सरकार का, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं, गैर एनडीए के दल हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था और इन कानूनों को वापस लेने के खिलाफ मुहिम चला रखी है। हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में बहुत ही संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है किसानों का पिछले 3-4 महीनों से, और एक दबाव बना हुआ है तमाम सरकारों पर कि उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए कुछ करें। तो अमरिंदर सिंह सरकार शुरू से किसानों के पक्ष में खड़ी है और केंद्र द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों की मुखालफत करती रही है। कांग्रेस ने भी ऐलान किया था कि उनकी जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र के बनाए गए कानूनों की काट के लिए अपने यहाँ नई व्यवस्था करेंगे, और पंजाब ने ये व्यवस्था कर ली है। जाहिर है कि दूसरी कांग्रेस सरकारें भी इस नक्शे कदम पर चलेंगी और हो सकता है ये विधेयक उनके लिए मॉडल बन जाए। ये भी संभव है कि दूसरे राज्य की सरकारें जहां पर एनडीए की सरकारें नहीं हैं वहां भी इस दिशा में कदम उठाए जाएं। तो एक तरह का मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब सरकार ने खोल दिया है। इससे केंद्र सरकार की मुसीबतें तो बढ़ेंगी ही, बीजेपी सरकारों की भी मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि उनके राज्यों में भी किसान इस तरह के संरक्षण की मांग कर सकते हैं और वहां आंदोलन तेज हो सकता है। हरियाणा में तो ये आंदोलन तेज होता हम देख चुके हैं, और वहां की जो गठबंधन सरकार है उसमें फूट पड़ती हुई भी हमें दिख रही है। तो जाहिर है कि ये चुनौती कई मोर्चों पर होगी, केंद्र सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, बीजेपी की सरकारों के लिए, और किसानों के लिए ये एक कहना चाहिए कि एक जीत की तरह है, क्योंकि इससे उनका हौसला बुलंद होगा। अगर पंजाब में इस तरह का संरक्षण मिलता है तो ये विधेयक निश्चित रूप से पास हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की वहां अच्छी खासी मेजॉरिटी है और दूसरे दल भी इसका विरोध करने नहीं जा रहे हैं। अलबत्ता ये देखना होगा कि इन कानूनों का जो कानूनी आधार है वो कितना पुख्ता है, क्योंकि हो सकता है कि केंद्र सरकार इनके खिलाफ अदालत की शरण ले, इनको चैलेंज करे और तमाम तरह के टकराव को न्योता दे। तो अभी देखना है कि इस पंजाब के इस कदम का ओवरऑल क्या
असर पड़ता है, क्या नतीजे निकलते हैं राजनीतिक स्तर पर भी और किसानों के स्तर पर भी। अगली खबर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के प्रमुख अंग्रेजी अखबार कश्मीर टाइम्स के श्रीनगर कार्यालय को सोमवार को संपदा विभाग द्वारा सील कर दिए जाने के बाद अखबार की संपादक अनुराधा भसीन ने कहा है कि कश्मीर के बारे में जमीनी हकीकत बताने के लिए मुझे प्रतिशोध का निशाना बनाया गया है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कश्मीर टाइम्स कार्यालय दशकों पहले संपदा विभाग द्वारा आवंटित किया गया था, मगर सोमवार की सुबह उसे अचानक सील कर दिया गया। कश्मीर टाइम्स की संपादक और प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक अनुराधा भसीन ने सत्य हिंदी से बातचीत में कहा, हमें इमारत खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। विभाग के अधिकारियों ने अचानक आकर कार्यालय को सील कर दिया। भसीन ने कहा, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से स्थिति को प्रतिबिंबित कर रही हूँ, दिखा रही हूँ और खोलकर बोल रही हूँ, इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए मुझे निशाना बनाया गया है। उल्लेखनीय कि इस महीने की शुरुआत में अधिकारियों ने अनुराधा को जम्मू में उनके आधिकारिक निवास से भी बेदखल कर दिया था। कश्मीर टाइम्स कार्यालय की सीलिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में लिखा, ये दिखाता है कि हमारे कुछ सम्मानित अखबारों ने केवल आधिकारिक बयान प्रकाशित करके सरकारी प्रवक्ता बनने का फैसला क्यों किया है। जाहिर है कि इसमें तंज छिपा हुआ है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग की कीमत यह है कि कार्यालयों को बिना किसी नोटिस के खाली करना पड़ता है। बता दें कि 2 दिन पहले श्रीनगर में संपदा विभाग ने एक प्रसिद्ध समाचार एजेंसी कश्मीर समाचार सेवा के कार्यालय को भी सील कर दिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में जिस तरह से पिछले 6 सालों से मीडिया का मुंह बंद कराने की कोशिशें इस सरकार की तरफ से चल रही हैं, और ख़ास तौर से पिछले साल 5 अगस्त को जब कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई, उसका विशेष दर्जा छीन लिया गया, तब से ये कोशिश हो रही है कि कहीं से भी कोई विरोध की आवाज़ सुनाई न दे, विरोध के स्वर को वहीं का वहीं कुचल दिया जाए। तो श्रीनगर में, कश्मीर घाटी में, कश्मीर वादी में तो ये बड़े पैमाने पर दमन चक्र चलाया गया। एक तरह की सेंसरशिप वहाँ लागू कर दी गई है। वहाँ पत्रकारों को कोई आज़ादी नहीं है, वो अपनी बातें स्वतंत्रता पूर्वक लिख नहीं सकते हैं। उन्हें पुलिस तरह तरह से परेशान करती है, प्रशासन तरह तरह से परेशान करता है, उन्हें थानों में बुलाया जाता है। लेकिन अब ये मूल रूप से ये अखबार कश्मीर टाइम्स जम्मू से निकलता है। अनुराधा भसीन जम्मू से इस अखबार को चलाती हैं। कश्मीर में, श्रीनगर में उनका दफ्तर है, तो श्रीनगर दफ्तर को सील कर दिया गया है बिना किसी नोटिस बताए, यानी कश्मीर टाइम्स को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर टाइम्स ज़्यादा खुलकर कश्मीर के हालात को बयान कर रहा है। अनुराधा भसीन सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। जिस तरह से मीडिया पर वहाँ दमन चक्र चलाया जा रहा था, उसके खिलाफ मीडिया की आज़ादी को रोका गया था, वहाँ पत्रकारों को, अखबारों को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा था, इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। तब से वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निशाने पर हैं, और जाहिर है कि कश्मीर टाइम्स जो थोड़ा बोल रहा था कि अब उसको चुप कराने के लिए पहले अनुराधा भसीन को उनके घर से बेदखल किया गया, और अब उनके श्रीनगर दफ्तर को भी बंद कर दिया। एक और एजेंसी जो KNSS, कश्मीर समाचार सेवा, कश्मीर न्यूज़ सर्विस, उसके कार्यालय को भी बंद कर दिया गया है। तो ये बहुत ख़राब सिग्नल है लोकतंत्र के हिसाब से। हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर में कोई लोकतंत्र नहीं है, और न ही लोकतंत्र को बचाने की कोई कोशिश केंद्र सरकार करना चाहती है, करती हुई दिख रही है। अगली खबर लेते हैं। दागियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का हर प्रयास नाकाम हो रहा है। बिहार चुनाव में ही करीब 30% उम्मीदवार दागी हैं, यानी ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। आपराधिक मामलों में लिप्त कई नेताओं ने अपनी पत्नियों को चुनाव मैदान में उतार दिया, क्योंकि राजनीतिक दल उन्हें सीधे टिकट देने से कतरा रहे थे। ये सब तब हो रहा है जब इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने दागियों को चुनाव से दूर रखने के लिए एक अहम फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी महीने में सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे अपने दागी उम्मीदवारों की जानकारी ऑनलाइन प्रकाशित करें। चुनाव में उम्मीदवार के चयन की जानकारी वेबसाइट व ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया और स्थानीय एवं राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित कर दी जानी चाहिए। उम्मीदवारों के चुनाव करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को जानकारी देनी होगी।
पार्टियों को यह भी बताना हो कि आपराधिक केसों का सामना कर रहे लोगों को पार्टी ने क्यों टिकट दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा न करने पर इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों के बाद क्या चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर कोई असर पड़ा है, ये देखना है तो बिहार चुनाव इसका ताज़ा उदाहरण है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार ही 1066 प्रत्याशियों में से 319 ऐसे हैं जिन्होंने खुद माना है कि उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी यानी सभी दलों के दागी उम्मीदवार शामिल हैं। इस चुनाव में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे चर्चित नामों में अनंत सिंह हैं। वे पहले जेडीयू के साथ हुआ करते थे मगर इस बार आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह के खिलाफ 38 आपराधिक मामले हैं। एक हिस्ट्री शीटर रीतलाल यादव को भी आरजेडी ने टिकट दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मंजू वर्मा को टिकट दिया है, जो कि एक कांड में अभी फंसी हुई थी, फरार चल रही थी, फिर उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो ये बिहार चुनाव का आप परिदृश्य देखें कि किस तरह से 1/3 लगभग उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और इसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। वो पार्टियां भी शामिल हैं जो अपने को पवित्र बताने की कोशिश करती रहती हैं और राजनीतिक शुचिता और सच्चरित्रता की बात करती हैं। बीजेपी भी है और उसकी जो साझेदार है जेडीयू है, उसने भी जमकर ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिए जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। आरजेडी में पहले भी इस तरह के लोगों की भरमार होती थी, इस बार भी कोई कमी नहीं आई है। एलजेपी में इस तरह के लोग हमेशा रहा करते थे, वो भी वहाँ मौजूद हैं। और भी दूसरी जो छिटपुट पार्टियां हैं उनमें भी ऐसे लोगों को आप पप्पू यादव को देख सकते हैं, वो भी एक पार्टी के अपनी बनाकर वो मैदान में हैं और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से बिहार के चुनाव में इनकी भरमार है और साफ दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कोई असर राजनीतिक दलों पर नहीं पड़ रहा है। ये बिल्कुल बेशर्म होकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का मखौल उड़ा रहे हैं और लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, चुनाव का मखौल उड़ा रहे हैं। इन्हें केवल और केवल सत्ता से मतलब है, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि इस तरह से अपराधियों को टिकट देने से राजनीति का अपराधीकरण और बढ़ता है, और राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता है तो समाज में अपराधों की तादाद भी बढ़ती है। तो एक सामाजिक जिम्मेदारी से परहेज करना, उस जिम्मेदारी को न मानना, ये हमारे राजनीतिक दलों का अब चरित्र बन चुका है। उनसे किसी तरह की अपेक्षा करना ऐसा लगता है कि व्यर्थ है। अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। गोवा के उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कवलेकर पर विपक्षी पार्टी ने एक सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील क्लिप भेजने का आरोप लगाया है। इसके बाद से कवलेकर ने पुलिस में ये कहते हुए शिकायत दर्ज कराई है कि उनका फोन हैक हो गया था। जानकारी मिली कि उनके फोन से इस ग्रुप में रविवार की 1 बजे के बाद मैसेज भेजा गया। साइबर पुलिस में दी गई अपनी शिकायत में चंद्रकांत कवलेकर ने कहा है कि उनके फोन से इस व्हाट्सएप ग्रुप में जब ये क्लिप भेजी गई तो वो अपने फोन के आसपास भी नहीं थे और सो रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने विलेजेस गोवा व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ अश्लील सामग्री वाला एक वीडियो भेजा था। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा कि वीडियो कुछ आपराधिक इरादों से भेजा गया था, जानबूझकर भेजा गया था और उनके नाम से भेजा गया था। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि ये वीडियो उनके कई ग्रुप्स के बजाय बस इसी ग्रुप में भेजा गया था जिसमें वो सदस्य हैं। बता दें कि विपक्षी पार्टियां भी उनके खिलाफ पुलिस में पहुंची हैं। गोवा कांग्रेस ने एक शिकायत लिखाई है और आरोप लगाया कि कवलेकर ने सोमवार को 1:20 पर व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो भेजा था। वहीं गोवा फॉरवर्ड पार्टी की महिला विंग ने भी एक शिकायत लिखाई है। बता दें कि चंद्रकांत कवलेकर ने पिछले साल ही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और इसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम समेत 2 मंत्रालय दिए गए थे, इस तोड़फोड़ के रिश्वत कह लें आप या उपहार स्वरूप। आपको ये भी याद दिलाना दूं कि कुछ समय पहले बीजेपी के एक विधायक को कर्नाटक विधानसभा में पोर्न वीडियो देखते हुए पकड़ा गया था। लक्ष्मण सावड़ी नाम के इस बीजेपी नेता को बाद में कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री बनाया गया पिछले साल जब येदियुरप्पा की सरकार बनी, और वो भी वहाँ एक मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जो गोवा के उप मुख्यमंत्री हैं शायद उन्हें
ये जानकारी नहीं है कि व्हाट्सएप को हैक नहीं किया जा सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में सारे जो मैसेज होते हैं इनक्रिप्टेड होते हैं, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसमें कोई छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। तो ये विशुद्ध रूप से ऐसा संभव नहीं है कि किसी और ने हैक करके ये क्लिप भेजी हो। उनके व्हाट्सएप ग्रुप से ही गई है और उन्हीं के द्वारा भेजी गई है, ये तो तय है। अब ये पुलिस चूंकि उनकी है, गोवा सरकार की, और केंद्र सरकार भी इसमें संरक्षण मिलेगा, तो हो सकता है कि इसकी कोई ठीक से जांच ना हो और उप मुख्यमंत्री बच जाए। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने इस तरह की हरकत की थी जो कि एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले और इतने बड़े पद पर बैठे राजनेता के लिए कतई शोभा नहीं देती है। सार्वजनिक स्तर पर इस तरह की क्लिप्स का आदान प्रदान एक बहुत ही घटिया सोच का प्रतीक है जो कि इन महोदय ने दिखाया है, और ये बीजेपी के माथे पर एक और कलंक का टीका है, क्योंकि उन्हीं के एक विधायक ने कर्नाटक की विधानसभा में, जब विधानसभा की कार्रवाई बाकायदा चल रही थी, तब उनको पूर्ण वीडियो देखते हुए पकड़ा गया था। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था, जांच भी हुई थी। फिर वो जांच को, जैसा आप जानते हैं, कि लिपापोती करके खत्म कर दिया गया था और उनको पुरस्कार स्वरूप पिछली बार उन्हें उप मुख्यमंत्री पद भी नवाज दिया गया था। तो कई मंत्रालय देख रहे हैं। तो ये बीजेपी इन मामलों में कितनी नरम दिल है, ये आप इससे समझ सकते हैं, और इस मामले में क्या होने वाला है ये भी आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे हमें बीजेपी, उनके विधायकों और कमोबेश तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, उनके बड़े स्तर पर किस तरह का उनका चरित्र है, ये भी इस घटना में उसके दर्शन होते हैं। तो आइए अब बुलेटिन के अंत में कोरोना से संबंधित आपको विशेष जानकारियां, ताज़ा तरीन जानकारियां दे दें। भारत में कोरोना के एक्टिव मामले 7,48,000 के पार चले गए हैं। एक दिन में, पिछले 24 घंटे में 3 महीने में सबसे कम कोरोना के मामले आए हैं। यानी अब ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन दूसरी लहर की आशंका भी अपनी जगह पर मौजूद है। सरकारी पैनल ने कहा है कि फरवरी तक आधी आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है। उसका कहना है कि 30% आबादी अभी तक कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुकी है, संक्रमित हो चुकी है, और आने वाली फरवरी तक 50% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी होगी। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 4 लाख के पार चला गया, यानी 4 करोड़ के पार चला गया है कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें, उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके Facebook पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो तुरंत ऐसा करेंगे, ये हमारी गुजारिश है। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।